नरेंद्र मोदी ने जो इंडिया के मिडिल ईस्ट पॉलिसी के ऊपर रायता फैलाया है गुज़िश्ता 8-10 साल के अंदर, इस पे मैं बात करता रहा हूँ कि इस शख्स ने कितना नेगेटिव इम्पैक्ट डाला है इंडिया की मिडिल ईस्ट पॉलिसी के ऊपर और किस तरह से सारी चीज़ें वहाँ पर इसने दबरदूस कर रखी हैं। सबसे बड़ी तब्दीली इन्होंने ये लाई वहाँ पर कि इजराइल के साथ कुछ ज़्यादा ही गुड़ी गुड़ी हो गया और प्रोबेबली इनको लगा कि ये कोई बच्चों का खेल है और मिडल ईस्ट का जो रीजन है यहाँ पर हम अरबों को और इजरायलियों को दोनों के साथ हम मैनेज कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो ऐसा था नहीं असल में। अब एक बहुत बड़ी मुसीबत में इन्होंने इंडिया को फंसा दिया है और वो मुसीबत ये है कि इनकी तरफ आने वाली एक शिप के ऊपर ईरान का एक ड्रोन हमला हुआ, यानी कि अमेरिकन ने कहा कि ये ड्रोन हमला ईरान ने किया है, लेकिन ईरानियों ने उसको डिनाई किया था। उसके बाद इनके डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह नींबू मिर्ची वाले बाबा ने कहा कि पाताल की गहराइयों से, समुद्र की गहराइयों से खोज निकालेंगे, जिसने भी हमारे ऊपर हमला किया है उसको हम छोड़ेंगे नहीं, उसको हम छट्टी का दूध याद दिला देंगे। कुछ जज्बाती किस्म के नारे उन्होंने मारे। अब हुआ यह है कि इंडिया का अपना जो न्यूज़ आउटलेट है हिंदुस्तान टाइम्स, उसकी मैं आपको ज़रा एक स्टोरी दिखाना चाहूँगा। इस स्टोरी को पढ़ने के बाद आपको आइडिया होगा कि कितनी बड़ी मुसीबत में मोदी ने, ये जो इजराइल के साथ ये गुड़ी गुड़ी हुआ है ना, तो कितनी बड़ी मुसीबत में इन्होंने इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को डाल दिया है मिडल ईस्ट के अंदर। हिंदुस्तान टाइम्स कहता है, नॉट होथीस, इंडिया प्रोब फाइंड्स स्मोकिंग गन ऑन हु अटैक्ड शिप नियर गुजरात। अच्छा, किसने अटैक किया इस पे ये कहते हैं कि द इंडियन नेवी एंड कोस्ट गार्ड which responded to MV Chemploto's distress call on December 21 recovered evidence in the form of what appears to be wings of a drone burnt a crisp in the attack. Sources have revealed that the wings are likely to belong to a Shaheed 136, a loitering munition or suicide drone which is made by Iran. This appears to prove right what the US military had said a day after the incident. वो कह रहे हैं अंदर की बात ये पता चली है भाई कि ये अमेरिकन सही बोल रहे हैं, ये वाकई में वहाँ से आया है ड्रोन, जो हमला हुआ ये ईरान से आया था। अब ईरान से क्यों आया था? इजरायली जहाज़ था, इस वजह से ईरान ने मारा है। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि इंडिया अगर रिस्पॉन्ड करता है ईरान को और बदला लेता है, वो भी ईरानियन जहाज़ों के ऊपर फ़र्ज करें, अटैक करते हैं, तो याद रखिएगा ईरान जो है मिडल ईस्ट के अंदर सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है रशिया का। कौन सा रशिया? इंडिया का सबसे बड़ा वेपन सप्लायर, इंडिया का सबसे बड़ा वेपन सप्लायर, जिनके हथियार, जिनके स्पेयर पार्ट से ही इंडिया का डिफेंस का सारा मैकेनिज्म चलता है। तो उनके ऊपर अगर वो हमला करने का सोचेंगे भी, रशियंस वोंट अलाउ देम, क्योंकि सीरिया देख लें, इराक देख लें, लेबनान देख लें, रशिया और ईरान आपको साथ नजर आते हैं। दोनों मुल्कों की इकट्ठी पॉलिसीज होती हैं, तकरीबन लगभग दोस्त दुश्मन एक जैसे सारे रीजन के अंदर। तो ईरान के ऊपर हमला इतना आसान है नहीं। अब ईरान ने किया क्यों है? किया इस वजह से क्योंकि ये प्यार की पिंगे बढ़ा रहे थे ना इजराइल के साथ, और इजरायली जहाज़ था ना, इन्होंने इंडियन जहाज़ को तो नहीं मारा ईरानियों ने, इजरायली जो मटेरियल था उसके ऊपर उसको उन्होंने हिट किया है। तो इजरायली शिपमेंट्स और ये जो जहाज़ों की आमदरफ्त बढ़ी है वो इस वजह से बढ़ी है क्योंकि मोदी ने ज़रूरत से ज़्यादा ही उनके साथ वो क्लोज हो गए, बिना ये सोचे समझे कि इस चीज़ का ईरान के ऊपर जो इंडिया की पॉलिसी ईरान के साथ उस पर क्या असर पड़ेगा, बाकी के मिडल ईस्ट के साथ जो उनकी पॉलिसीज उस पर क्या असर पड़ेगा, इसको सोचे बिना उन्होंने बस वो लग गए काम पे। उन्होंने समझा ये तो हलवा है, मिडल ईस्ट क्या है हमारे सामने, हम तो जाके फतह कर लेंगे पूरा मिडल ईस्ट। लेकिन आप देखेंगे कॉम्प्लिकेशंस क्या पैदा हो गई हैं। इंडिया को पता है कि ईरानियन ड्रोन है, लेकिन इंडिया रिटालिएट कर नहीं सकता। अगर वो रिटालिएट करते हैं तो बहुत ज़्यादा मामला तो उनके लिए यूं भी ख़राब हो जाएंगे कि बकाया शिप्स उनके जितने भी गुजर रहे होते हैं यहाँ से, बाबल मंदब से या इवन नीचे से भी जो गुजरेंगे केप ऑफ गुड होप से, तो वो अंडर अटैक हो जाएंगे, पहली बात। और दूसरी बात ये कि इसके स्ट्रेटेजिक कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। रशियंस वॉन्ट लाइक इट, रशियंस जो है वो इस हरकत को बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे, वो इनको इस चीज़ की इजाज़त हरगिज़ नहीं देंगे। और चाइना और पाकिस्तान इसका फ़ायदा उठाएंगे या नहीं उठाएंगे, ये भी एक सोचने की बात है। अगर इंडिया बैठे बिठाए एक नया फ्रंट अपने लिए खोल लेता है, एक और फ्रंट, ऑलरेडी वो कई फ्रंट्स पे इंगेज्ड हैं, तो अगर ईरान वाला फ्रंट भी खोल देते हैं तो फिर ये मेरे ख्याल से उनके लिए प्रॉब्लम्स मज़ीद बढ़ाएगा। ये सारी की सारी चीज़ें जो हुई हैं ना डेवलपमेंट्स, ये इजराइल पॉलिसी से रिलेटेड है असल में।
अच्छा, अब वहां से लेकिन देखेंगे क्या हो रहा है। वेस्ट वाले अलग से दबाव डाल रहे हैं, मतलब रशियंस इंडिया के भी तो स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स है ना, तो इनकी जो रशिया के साथ बढ़ती हुई कुर्बतें हैं वो वेस्ट वालों को पसंद नहीं है। हरदीप सिंह निज्जार का मामला हो या फिर ये जो पन्नू साहब हैं उनका मामला हो, इंडिया के ऊपर दबाव बढ़ता चला जा रहा है। कनाडा से बड़ी खबर आ रही है, कनाडा ने ये ऐलान किया है, ये सारा प्रेशर है, ये सारा प्रेशर है। ये जो चीज़ें हैं ना जियो पॉलिटिक्स से कहीं ना कहीं लिंक्ड हैं। कैनेडियंस कह रहे हैं, उनका मीडिया कह रहा है कि जिन बंदों ने हरदीप सिंह निज्जार को कत्ल किया, कौन से बंदे, कैनेडियंस ने कहा ना कि वो रॉ के बंदे थे, इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी के बंदे थे। तो उन्होंने कहा है कि जिन्होंने हरदीप सिंह निज्जार को कत्ल किया है वो हम गिरफ्तार कर सकते हैं। वो बंदे हमारी नज़र में हैं, हमारी दस्तरस में हैं, हमारी उनके ऊपर नज़र है, सर्विलेंस हो रही है उनकी, उनको गिरफ्तार कर सकते हैं। ये कनाडा ने धमकी लगाई, इस वक्त धमकी लगाई है जब जयशंकर वहाँ रशिया के अंदर बैठा हुआ था। एनुअल समिट में गया ना, मोदी खुद नहीं गया, पॉइंट टू बी नोटेड, मोदी खुद नहीं गया, जयशंकर को भेज दिया। तो शायद बैलेंसिंग के चक्कर में नहीं गया कि कहीं वेस्ट वाले ना नाराज़ हो जाए। तो वहाँ से आप देखें कि फिर भी एक प्रेशर आया है और वहाँ से उन्होंने कहा कि हम आने वाले हफ्तों में ये गिरफ्तारी कर सकते हैं। डेक्कन क्रॉनिकल्स ने खबर लगाई है कि कनाडा में अरेस्ट 2 सस्पेक्ट्स इन निजार्स किलिंग विद इन वीक्स। इंडिया हैज ऑलरेडी कंस्टिट्यूटेड अ प्रोब कमिटी टू इन्वेस्टिगेट एलिगेशंस बाय द यूएस प्रोसिक्यूटर। तो अब देखिए वहाँ से वेस्ट से अलग उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं और यहाँ पर बहुत बड़ा प्रॉब्लम इधर से ये क्रिएट हो गया है कि वो ईरान को रिस्पॉन्ड करते हैं तो प्रॉब्लम, नहीं करते तो प्रॉब्लम। इसीलिए मैं कहता रहता हूँ ये जो कांग्रेस वाले थे ना पहले वाले, उन्होंने सिर्फ उस हद तक खुद को एंगेज रखा हुआ था मिडिल ईस्ट के अंदर जहां तक उनके अपने इंटरेस्ट सर्व हो रहे थे, इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट। और वहां मिडिल ईस्ट में बस उस हद तक एंगेज थे कि जी रेमिटेंसेस लेंगे, ऑयल लेंगे, अपने फ़ायदे की चीज़ें, कॉन्फ्लिक्ट्स में नहीं पड़ेंगे। ये जो बंदा है ना मोदी साहब, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से फॉर्म करने के चक्कर में इसराइल के साथ वो कुछ ऐसे मुद्दों में कूदा है जो कि कंट्रोवर्शियल मुद्दे हैं। इसराइल के साथ डिफेंस कोऑपरेशन बढ़ाना कंट्रोवर्शियल मुद्दा है। कंट्रोवर्शियल इसलिए है क्योंकि इजराइल के कई सारे दुश्मन हैं वहाँ पे, कई सारे उनके हरीफ हैं और वो पसंद नहीं करते कि कोई मुल्क इनके साथ इस तरह से डिफेंस के एग्रीमेंट्स और इंटेलिजेंस शेयरिंग के एग्रीमेंट्स बढ़ाए। लिहाजा इस वक्त जो आप इंडिया की दुविधा देख रहे हैं, प्रॉब्लम्स देख रहे हैं मिडल ईस्ट के हवाले से, वो मोदी के इन गलत पॉलिसीज़ की वजह से ही क्रिएट हुए। ये मैन मेड क्राइसिस हैं जो कि उन्होंने यहाँ पे इंडिया की पुरानी मिडल ईस्ट पॉलिसीज़ को चेंज करके अपने लिए क्रिएट कर दी हुई हैं।